वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है। तो बेसिकली ये वाला डायलॉग मैं क्यों बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे जो मेंबर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन होता है उसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे चेंज हुए हैं। कुछ वीक्स पहले मेंबर्स के क्वेश्चन होते थे कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, वो स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, ये स्टॉक तेजी से भाग रहा है, इसको ले ले क्या, वो स्टॉक ले ले क्या। बेसिकली कोई भी स्टॉक मिस नहीं होना चाहिए। मार्केट के जितने भी भागते हुए स्टॉक है सब मेंबर्स को ही पकड़ने थे। और आज क्वेश्चंस देखिए कैसे बदले हैं। आज एक मेंबर ने पूछा, सर ग्रेविटा इंडिया में अराउंड 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लूं क्या? तो मेरा जवाब था ऑब्वियसली जिस टाइप के आप इन्वेस्टर हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं जिस टाइप का इन्वेस्टर हूं उसमें मैं एटलीस्ट ग्रेविटा इंडिया जैसी कंपनी में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए प्रॉफिट बुक करने की नहीं सोच रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत माइनर जर्क्स करेक्शन आता रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है ग्रेविटा इंडिया जैसी कंपनी को आप सेल करते हैं। ऑब्वियसली 100% श्योरिटी तो कोई चीज की नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, कोई ठीक नहीं है। बट हाँ, अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन यही बोलती है कि ग्रेविटा इंडिया इज अ स्टॉक टू होल्ड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। बाद में देखेंगे क्या होता है, बट एटलीस्ट अभी ऐसा ही लग रहा है। तो अभी ऐसा क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली काफी फैक्टर्स हैं जो मेंबर्स के साथ रेगुलरली डिस्कशन होता रहता है। लास्ट फ्यू वीक्स में मेंबर्स को ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, भैया फोमो के चक्कर में गलत प्राइस में एंट्री मत लेना किसी भी स्टॉक में। जैसे फॉर एग्जांपल अरकॉन इंटरनेशनल वो 95 के प्राइस पे डिस्कस हुई थी, कुछ ही दिनों में 160 पहुंच गई। तो मेंबर्स को मैंने स्पेशली मैसेज किया कि प्लीज आप लोग फोमो के चक्कर में अरकॉन इंटरनेशनल को 160 पे मत ले लेना। 95 पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में था, 105 पे भी था, बट अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवर में नहीं है, थोड़ा होल्ड करो, पेशेंस रखो। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे रेलवे के स्टॉक्स हैं, चाहे वो अरकॉन ले लो, IRFC ले लो, RVNL ले लो या फिर वैगन बिजनेस ले लो, सब में क्या हुआ है, री रेटिंग हुई है। री रेटिंग बेसिकली क्या होती है, री रेटिंग बेसिकली यही होती है कि हम लोग किसी भी स्टॉक को या किसी भी चीज को जो हिस्टोरिकली एक वैल्यूएशन देते जा रहे हैं, एक प्राइस देते जा रहे हैं, अचानक से उसको डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कॉमन सेंस का एग्जांपल सिखाता हूं, आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्लैट है या कोई घर है, वहां पे अचानक से न्यूज आए कि कोई मेट्रो स्टेशन बगल में खुलने वाला है या स्टार्ट होने वाला है, मेट्रो लाइन आने वाली है। तो अचानक से उस एरिया, उस प्रॉपर्टी की जो घर हैं उनके रेट्स अचानक से बढ़ जाएंगे। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का आसानी हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे ही इन रेलवे बिजनेसेस में हुआ, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कि भाई आगे इनकी जो फ्यूचर अर्निंग्स है वो पास्ट में जो अर्निंग्स रही है उनसे कहीं ज्यादा स्पीड से ग्रो करेंगी, जिसकी वजह से री रेटिंग हुई। एंड री रेटिंग की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, बट अब री रेटिंग हो चुकी है। अब तो री रेटिंग किस वजह से हुई कि इनकी जो फ्यूचर की अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा रहेगी। अब वो एक्चुअल में रहेगी या नहीं, अब मार्केट्स को वो परखना है। अभी तक क्या हो रहा था, गधे घोड़े दोनों भाग रहे थे, एंड अब जब मार्केट रुक गया है तो एक बार गधे और घोड़े दोनों रुक गए हैं, बट वापस उठ के गधे नहीं भागेंगे, सिर्फ घोड़े ही भागेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क होना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने रील्स में भी बताया है, मैंने काफी सारे स्टॉक्स जो मैंने रिस्की बेट ली थी मार्केट्स को देखते हुए, उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट हाँ, जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं उनको विदाउट एनी टेंशन। और जिन लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो आप जानते हैं स्मॉल कैप को लेकर अराउंड 6 मंथ्स पहले मैं कितना ज्यादा बुलिश था। स्मॉल कैप 100 फॉर एग्जांपल, उसका पी था निफ्टी स्मॉल कैप 100 का 16 के आसपास। मैंने साफ कहा था कि ये प्राइस अर्निंग्स जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप स्मॉल कैप्स, वो सस्टेन नहीं होने वाला है, इन द सेंस कि स्मॉल कैप को रैली करनी ही पड़ेगी। एंड वो रैली आप देखिए ऑलमोस्ट अभी 23.4 पे पहुंच गई है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो। मेरा टारगेट था 24-25, तो कहीं ना कहीं वहीं से ही रिवर्सल आया है। बट ठीक है, अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है एटलीस्ट। बट अब क्या होगा कि सब नहीं भागेंगे, जो स्टॉक्स, जो कंपनीज एक्चुअल में अर्निंग्स डिलीवर कर रही हैं उनमें ही अब ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको सिलेक्टिव हो जाना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं टोटल 4 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एक स्टॉक का नाम तो अभी आपके सामने ही लिया मैंने थोड़ी देर पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं।
कोई हाथी घोड़ा नहीं है। ऑब्वियसली एक काफी सारे फैक्टर्स जो थे जो एक साथ जुड़ गए हैं, मार्केट्स को बहाना मिल गया है क्योंकि मार्केट्स ओवर स्ट्रेच हो गया था, तो करेक्शन ड्यू था। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल का प्राइस $95 के आसपास हो गया था, डॉलर इंडेक्स अगर आप चेक करें तो 105 क्रॉस हो गया था, जो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए सही नहीं है। आप स्क्रीन पे देखेंगे 105.36 हो गया है। अगेन उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की मैं लेता हूं, वो आप देखिए जो लास्ट हाई बनाया था इन अ फ्यू इयर्स वो था अराउंड 4.33% के आसपास। वो अभी लास्ट 2-3 डेज में ऑलमोस्ट 4.53% पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली वो इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेड अब और इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा। अब इंटरेस्ट रेट जितनी हाइक होनी थी हो गई है, बट फेड की कल डिसीजन आई, एक बार तो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुई है, बट फेड ने ये बोल दिया है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है। बेसिकली 2023 में ही एक और हाइक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि इन्फ्लेशन सिचुएशन कैसे प्ले आउट होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत इश्यू खालिस्तान बेसिकली कनाडा का भी आ गया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से मार्केट्स में करेक्शन आ रहा है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट्स के हिसाब से चेंज होना बहुत जरूरी है। लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत अच्छे मौके मिले, बहुत अच्छे मौके का फायदा उठाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे जुपिटर वैगन्स जो ट्रिपल हो गया था मेरे लिए, सेल कर दिया था, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, थंगामाइल ज्वेलर्स, वेसुवियस इंडिया, आइसमेक रेफ्रिजरेशन, डायनामिक केबल्स, उसके बाद एसकेएम बैक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो बट अभी क्या है, जो अभी बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। मार्केट सिचुएशन अभी भी इंडिया की बहुत अच्छी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट हाँ थोड़ा सा सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड पर्सनली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ, बट हाँ मैंने अच्छा खासा कैश भी बचा के रखा है जो मैं नेक्स्ट मंथ से डिप्लॉय करूंगा डिपेंडिंग ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स। जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर रही हैं, जो मेरे पास पोर्टफोलियो में है, जिनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, उनमें एवरेज अप करूंगा। बट जो स्टॉक्स मेरे पास है बट अच्छा डिलीवर नहीं कर रही हैं, थोड़ी सी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है, उनको पोर्टफोलियो से कट आउट भी कर दूंगा। तो बेसिकली सितंबर का मौसम है, बारिश अच्छी हो रही है, अगस्त में हुई नहीं थी, तो पकोड़े खा रहा हूँ, बेसिकली एंजॉय कर रहा हूँ मौसम को, और कुछ ज्यादा मैं कर रहा नहीं हूँ। बट फोमो टोटली अवॉइड किया मैंने, इसलिए क्योंकि मैंने जब मौका मिला तो अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो पहला स्टॉक ग्रेविटा इंडिया, ये मैं बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बट उससे पहले चलिए थोड़ा मार्केट्स को देख लेते हैं। जो FIIs की सेलिंग थी वो लास्ट फ्यू डेज में बढ़ रही है। इनफैक्ट अगस्त में अगर देखें तो FIIs ने ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ की नेट सेलिंग कर दी है। एंड एक्सक्यूज मी, कल जो है ऑलमोस्ट 3,100 करोड़ की सेलिंग की थी, आज भी 3,000 करोड़ के नेट सेलर्स थे FIIs। तो थोड़ा सा कॉशन हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब उनको 4.5% उनको 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में मिल रहा है तो कुछ पैसे निकाल के वो लोग वहां जाएंगे ही। उसके बाद अगर निफ्टी को देखें लास्ट फ्यू डेज में, तो इसने अपना हाई बनाया ऑब्वियसली 20,200 के आसपास, बट उसके बाद से अच्छा खासा डिप दिया है। एंड लास्ट 3 डेज के डिप में थोड़ा सा कंसर्निंग ये हो जाता है, जो लोअर विक है उसकी साइज बहुत कम है। दैट मीन्स जो जहां क्लोजिंग हुई है एंड जितना लो गया है उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है, यानी दिन भर में मोस्टली सेलिंग देखने को मिली है, मार्केट ज्यादा रिकवर नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा कॉशन हो जाता है। एंड अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग मार्केट्स में हैं वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, एंड जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब आते हैं डायरेक्टली ग्रेविटा इंडिया पे। इसका मैं फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करने वाला हूं, पहले कई बार बोल चुका हूं मैं। कंपनी नेक्स्ट 3 इयर्स के 20 to 25% वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रही है, एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट में टारगेट कर रही है अराउंड 35% CAGR, तो जो बहुत हो जाता है 3 इयर्स के हिसाब से देखें तो मोर देन डबल हो जाता है प्रॉफिट्स यहाँ से। अगर टेक्निकली भी देखें, जो मैं कई बार ये ग्राफ डिस्कस कर चुका हूँ, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए स्टॉक धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, एंड बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं आया है इसमें, जो कहीं ना कहीं स्टॉक की स्ट्रेंथ को दिखाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, जो मेरे लिए ऑलरेडी डबल हो चुका है, बट
इसको मैं एवरेजिंग अप करने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि रिजल्ट से पहले करूंगा या रिजल्ट्स के बाद करूंगा। बट अगर आप देखेंगे इसकी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा करेक्शन आया था क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े से उतने अच्छे नहीं रहे थे, बट इनकी मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट, उन्होंने साफ कहा है कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें बेसिकली रेवेन्यूज 40% रहेंगी, जो पूरे साल की रेवेन्यूज रहेंगी, एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है बेसिकली अक्टूबर से मार्च तक, उसमें अराउंड 60% एग्जीक्यूशन होगी। तो कंपनी के हिसाब से ऑलमोस्ट जो अगर फाइनेंशियल ईयर 23 देखें तो उसमें 3660 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल्स की थी, दैट मींस 3700 के आसपास। एंड कंपनी ने रफ गाइडेंस दी है अराउंड 5400 करोड़ की रेवेन्यूज होने की, दैट मींस अराउंड 50% ग्रोथ फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 24। तो उसमें हो सकता है जो फर्स्ट हाफ है, यानी क्वार्टर 1 जा चुका है, क्वार्टर 2 चल रहा है, उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को ना मिले, बट एटलीस्ट कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। Q3 एंड Q4 ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो 50% ग्रोथ बहुत होती है। पावर मैक की वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है। एक हल्की सी ग्लांस मारे पावर मैक प्रोजेक्ट्स पे तो 28.9 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू बिलो 5 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सही है, कंपनी लगातार बहुत अच्छा कर रही है। तो ये स्टॉक आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड ये भी एक ट्रेंड लाइन में चले जा रहा है, एंड ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं गया है, जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड जो स्टॉक है ये लार्ज कैप स्टॉक्स में से है एक है, बट वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है लार्ज कैप में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर से है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 18.4 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 3.49 का है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करते जा रही है, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। बाकी आप स्क्रीनर पे जाके कभी भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। इनफैक्ट चारों स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में, जो मैं 3 स्टॉक्स हैं। जो फोर्थ स्टॉक है वो मैं फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूं अपने चैनल पे, वो मैं ऐड करने की सोच रहा हूं। तो उसके बाद अगर ये देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। आज इसमें मार्केट की वजह से ये होल्ड कर रहा था, बट आज इसने फाइनली गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी देखने को मिली, अदरवाइज काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था वीक मार्केट कंडीशंस में भी। एंड अभी 1580 के आसपास इसको सपोर्ट भी है, एंड 15 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो यहाँ से रिवर्स होने का पूरा चांस है। लास्ट 4-5 डेज की वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट जो 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं उनकी वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली आज जो रेड कैंडल बनी है उससे बहुत ज्यादा है। तो आज जो फॉल आया है उसमें वॉल्यूम्स कम है, दैट मींस कि उतनी टेंशन की बात नहीं है। ये स्टॉक आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। एंड जैसा मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए, लार्ज कैप्स भी होने चाहिए ताकि पोर्टफोलियो को बैलेंस मिल सके। एंड लास्ट जो स्टॉक है ये मैं फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैनल पे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपनी का नाम है प्रीकॉल। ये बेसिकली 4000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 30 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.5 है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है, पेग रेशियो बिलो 1 है। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, कंपनी बेसिकली जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है ओईएम्स में, 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है वो कंपनी बनाती है। एंड जैसा आपने जानते हैं, इनफैक्ट केपेट के केस में भी मैंने यही कहा था एंड यही सोच के ऐड किया था 240 के लेवल पे कि भैया कार्स फ्यूचर में चलता फिरता कंप्यूटर हो जाएंगे। एंड केपेट जो है ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर है, एंड प्रीकॉल जो है बेसिकली हार्डवेयर है। तो जो ये हार्डवेयर है उसकी भी डिमांड अच्छे खासी होने वाली है फ्यूचर में। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी सोफिस्टिकेशन और ज्यादा बढ़ने वाली है, एंड ये कहीं ना कहीं एक डिफाइनिंग फैक्टर भी होने वाला है फ्यूचर में, जिसकी वजह से प्रीकॉल जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मुझे लगता है फ्यूचर में भी अच्छी रहेगी। बाकी ये कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम में भी है। एंड कंपनी ने जो गाइडेंस दी है, रफली जो इनकी फाइनेंशियल ईयर 23 की जो सेल्स रही है वो अराउंड 2000 करोड़ के आसपास रही है। एंड कंपनी ने नेक्स्ट 3 इयर्स यानी FY26 तक ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की गाइडेंस दी है। दैट मीन्स 3600 करोड़ जो है वो ऑर्गेनिक मीन्स से रहेंगे। 80% ग्रोथ अगर देखें, ऑर्गेनिक मीन्स बेसिकली कि विदाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। 40 करोड़ जो कंपनी कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो उन कंपनीज को एक्वायर करेगी, तो वहां से जो रेवेन्यू गेन होगी अराउंड 400 करोड़ और
तो बेसिकली कंपनी टारगेट कर रही है नेक्स्ट 3 इयर्स में अपनी रेवेन्यूज डबल करने के लिए, एंड अपने सेफली अज्यूम कर सकते हैं नेट प्रॉफिट्स एंड ईपीएस यहाँ से डबल हो सकता है, क्योंकि काफी हद तक ये सब कंपनीज में क्या होता है कि सेल्स जो इंक्रीज होती है उसके कंपैरिजन में फिक्स्ड कॉस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स एंड ईपीएस डबल से ज्यादा होता है। बाकी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। प्रीकॉल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इस वैल्यूएशन पे, एंड कंपनी को देखते हुए मैं काफी बुलिश हूँ। बट अगर रिसेंट में इसने देखें तो डबल टॉप पैटर्न बनाया है, बट मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मार्केट कंडीशंस की वजह से ये गिरावट आई है। इनफैक्ट आप बहुत सारी कंपनीज में देखेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो एज सच स्टॉक में मुझे इतनी वीकनेस नहीं लग रही है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे जो ब्लू लाइन है, दैट मीन्स 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो 15 डे ईएमए से ऊपर है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में अभी भी ऊपर ट्रेंड ऊपर की तरफ है कंपेयर टू अगर जो शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ होती है, दैट मींस बुलिश सेंटीमेंट होते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल्स की वॉल्यूम उतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है, तो ये स्टॉक आप डेफिनेटली अपने रडार में रख सकते हैं। एंड मैं जब ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली मेंबर्स को तो मैं तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूं, मैं किसी भी दिन कोई भी स्टॉक ऐड करता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।